अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं टॉपिक विच इज़ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का उन्होंने केस प्रेजेंट किया। 11 साल का बच्चा जो है आपके पास प्रेजेंट करता है ओबेसिटी के साथ, सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी, और बच्चे की ग्रोथ अरेस्टेड है, उसको हाइपरटेंशन भी है, प्लिथोरा यानी फेस जो है बिल्कुल फूला सा मोटा सा कंजेस्टेड, पर्पल स्ट्राया है और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये सारे जो है कोर्टिसोल एक्सेस के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो ये कुशिंग सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब एक्सेसिव सिक्रीशन हो एड्रीनल स्टीरॉयड्स की, एक्सेसिव एड्रीनल स्टीरॉयड सिक्रीट होते हैं, उससे होता है ये कुशिंग सिंड्रोम। वो क्यों होते हैं? या तो ऑटोनॉमसली कोई एडिनोमा या कार्सिनोमा है एड्रीनल्स का जो स्टीरॉयड ज़्यादा बना रहा है, या फिर वो एक्सेस पिट्यूटरी से ACTH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है यानी कुशिंग डिजीज़, या फिर एक्टोपिकली भी कहीं से ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सिक्रीट हो सकता है, या फिर क्रोनिक एक्सपोजर टू एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड मेडिकेशन। अगर काफ़ी टाइम से बच्चा जो है एक्सेसिव एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड मेडिकेशन ले रहा था, ठीक है, तो या तो एक्टोपिकली कहीं से ACTH ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, वो ACTH एड्रिनल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, या तो पिट्यूटरी से ACTH ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, या फिर ऑटोनोमसली एड्रिनल्स में ही कोई एडिनोमा कार्सिनोमा जो ज़्यादा स्टीरॉइड्स बना रहा है, या फिर एक्सेसिव एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स लेने की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से जो है वो कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। अब क्या है कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम के? एक होते हैं ACTH इंडिपेंडेंट, दूसरे डिपेंडेंट। ACTH इंडिपेंडेंट में आइट्रोजेनिक कॉज है, यानी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ACTH है नहीं है, डजेंट मैटर, स्टीरॉइड ज़्यादा बनेंगे एड्रीनल से, ठीक है, एड्रीनल स्टीरॉइड ज़्यादा बन रहे होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द ACTH। उसमें हाइड्रोजेनिक है। मोस्ट कॉमन कॉज कुशिंग सिंड्रोम का होता है ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल डोजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स लेने की वजह से एज ए इन्फ्लामेटरी या इम्यून सप्रेसिव एजेंट। काफ़ी लोग ले रहे होते हैं, जैसे जॉइंट पेन वगैरह, काफ़ी लोग उसको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस भी लगाते हैं एज ए, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है या इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे किसी डिजीज़ की वजह से वो ले रहे हैं अगर, तो लॉन्ग टर्म में यूज़ करने की वजह से उनको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एडिनोकॉर्टिकल कोई ऐसा ट्यूमर है, एडिनोमा कार्सिनोमा या माइक्रो नोडुलर डिजीज़ है जो कि ACTH जो है स्टीरॉइड्स ज़्यादा बना रही है, तो ये दोनों हो गए ACTH इंडिपेंडेंट कॉजेज़। ACTH डिपेंडेंट जो कॉजेज़ होंगे उसको हम कहते हैं कुशिंग डिजीज़। उसमें बच्चा जो है मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एज होगा जिसको हाइपर कोर्टिसोलिज्म होगा, ठीक है, कोर्टिसोल एक्सेस, और ये मोर लाइकली ACTH डिपेंडेंट हाइपर कोर्टिसोलिज्म है, यानी कोर्टिसोल ये ज़्यादा बन रहा है लेकिन वो ACTH डिपेंडेंट है, ACTH ज़्यादा होने की वजह से। तो उसमें एक वजह आती है या तो हाइपोथैलेमिक CRF प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, हाइपोथैलेमिक कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर ही ज़्यादा बन रहा है उसका ट्यूमर है, या फिर पिट्यूटरी में एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा है, वो ACTH ज़्यादा बना रहा है जिसकी वजह से पूरा पाथवे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए ACTH डिपेंडेंट कॉजेज़। बाकी हमने ACTH इंडिपेंडेंट कॉजेज़ भी देखे, एडिनोमा कार्सिनोमा ऑफ द एड्रिनोकोर्टिकल ट्यूमर या फार्माकोलॉजिकल डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड। अब क्या होंगे कुशिंग सिंड्रोम में बच्चे में क्लिनिकल फाइंडिंग? इवन ये पीडियाट्रिक्स जो वार्ड है उसमें भी मैंने बच्ची देखी थी कुशिंग सिंड्रोम की वजह, उसके सारे फीचर्स है, ओबेसिटी, सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, अरेस्टेड ग्रोथ, हाइपरटेंशन, प्लिथोरा, पर्पल स्ट्राया, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बहुत ही ओबीस सी वो बच्ची थी। तो क्लिनिकल फाइंडिंग ये होंगे कि इन बच्चों को जो है ना एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकोइड वाली फाइंडिंग, यानी ओबेसिटी विथ वोलेशियस स्ट्राया, ठीक है, याद रखें कि इनको ओबेसिटी होगी, वोलेशियस स्ट्राया होंगे। ओबेसिटी जो है इन बच्चों में, इन्फेंट्स में जो है वो जनरलाइज ओबेसिटी होगी, ठीक है। जो बड़े बच्चे होंगे उनमें ट्रंकल ओबेसिटी होती है, मून फेशिस या बफेलो हम्प। ये अगर आप बच्चे देखें तो कुशिंग सिंड्रोम है इन्हें, तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग है? एक तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड एक्सेस वाली फाइंडिंग होगी जिसमें ओबेसिटी होगी विथ वोलेशियस स्ट्राया होंगे बॉडी पे, ठीक है। जनरलाइज इन्फेंट्स को ना जनरलाइज ओबेसिटी होती है, जो बड़े बच्चे हैं ओल्डर उनको ना ट्रंकल या मून फेशिस होंगी या बफेलो हम्प होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इनकी हाइट वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, बच्चे का स्टेचर शॉर्ट होता है और इनकी बोन एज भी डिलेड होती है, वोंड हीलिंग इनमें डिले होगी, ये भी एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकोइड का है कि इनमें वोंड हीलिंग डिलेड है, और इन्फेक्शंस को ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा सिम्टम्स होते हैं मिनरलोकॉर्टिकोइड एक्सेस के, उसमें इन बच्चों को हाइपोकैलीमिया होगा, माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम ज़्यादा होगा लेकिन पोटेशियम कम है, वाटर रिटेंशन होगी, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, देखिए एडीमा होगी, और इसी वजह से फिर हाइपरटेंशन भी होगी। तीसरे होते हैं एक्सेस एंड्रोजन वाले सिम्टम, उसमें इन बच्चों को जो है देखिए हिर्सुटिज्म, एक्नी होना, और वेरिंग डिग्री ऑफ वायरलाइजेशन होगी, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। तो डायग्नोसिस इसकी कैसे करते हैं कुशिंग सिंड्रोम में? हम ना एक तो प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल करवाएंगे, वो बढ़े हुए होंगे, एलिवेटेड होंगे विद द लॉस ऑफ नॉर्मल डायर्नल वेरिएशन,
जो नॉर्मली हमारी कोर्टिसोल की डायर्नल वेरिएशन होती है, जो रात के टाइम पे ज़्यादा सिक्रेट होता है, ये लॉस हो जाएगी और हर वक्त ही कोर्टिसोल एलिवेटेड होगा। सीरम ACTH लेवल देखेंगे। डायर्नल में ऐसा होता है कि 6 to 8 AM जब हम सुबह उठते हैं ना, तब ज़्यादा कोर्टिसोल सिक्रेट होता है, ठीक है, पीक पे। 4 बजे जो है मिड आफ्टरनून पे वो डिक्लाइन करता है और रात को मिड नाइट पे उसकी लोवेस्ट है। तो ये सर्केडियन रिदम होती है, तो वो यहाँ पे कुशन सिंड्रोम में लॉस हो जाएगी, प्लाज्मा कोर्टिसोल हर वक्त एलिवेटेड होगा। दूसरा हम ना प्लाज्मा ACTH लेवल करवाते हैं। अब ACTH के लेवल याद रखें कि इसमें स्लाइटली इंक्रीज़ होते हैं अगर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, कुशिंग डिजीज़ यानी है मसला ACTH डिपेंडेंट है, तो उसमें हमें ACTH के लेवल स्लाइटली इंक्रीज मिलेंगे। एड्रीनल ट्यूमर अगर होगा तो उसमें हमें डिक्रीज़ मिलेंगे, ACTH का लेवल एड्रीनल ट्यूमर में डिक्रीज होगा। इसके अलावा ACTH प्रोड्यूसिंग अगर पिट्यूटरी या एक्स्ट्रा पिट्यूटरी ट्यूमर है तो उसमें भी हमें इंक्रीज़ लेवल मिलते हैं। दूसरा हम कहते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या है कि एड्रीनल फंक्शन सप्रेस हो जाता है जब आप 0.5 मिलीग्राम का सिंगल डोज डेक्सामेथासोन 11 बजे रात को दोगे बच्चे को, तो उसमें प्लाज्मा के कोर्टिसोल लेवल जो है वो लेस देन 5 मिलीग्राम हो जाएंगे। आपने डेक्सा दिया है, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा कोर्टिसोल सुबह के 8 बजे, तो इसका मतलब है उसका एड्रीनल सही फंक्शन कर रहा है, हाइपर फंक्शनिंग है, उसको कुशिंग डिजीज़ नहीं है। लार्ज डोजेज यानी 30 मिलीग्राम पर डे 4 डिवाइडेड डोज में अगर आप डेक्सामेथासोन दो कंसेक्यूटिव डेज तक, तो उससे जो है एड्रीनल एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है व्हेन द डिजीज़ इज़ ड्यू टू द ACTH हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, तो लार्ज डोज जब हम देंगे 30 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 4 डिवाइडेड डोजेस में डेक्सामेथासोन 2 कंसेक्यूटिव डेज से, तो उससे एड्रीनल एक्टिविटी और सप्रेस होगी जब जो है ACTH हाइपर सिक्रीशन की वजह से डिजीज़ हुई हो ना, कुशिंग सिंड्रोम ACTH हाइपर सिक्रीशन की वजह से हुआ हो। जबकि अगर हाइपर कोर्टिसोलिज्म एडिनोमा की वजह से या एड्रीनल कार्सिनोमा की वजह से, तो आप जब लार्ज डोज दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि एडिनोमा इंट्रिंसिक ही वो ज़्यादा सिक्रेट हो रहे हैं एंड्रोजन। अगर ACTH हाइपर सिक्रीशन की वजह से होगा तो लार्ज डोज देने पे सप्रेस हो जाएगा और हम डायग्नोज करेंगे कि इशू है कहाँ पे। तो डेक्सामेथा सप्रेशन जो है वो लेजन को लोकलाइज करने के लिए भी हो रहा है यूज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सीरम क्लोराइड एंड पोटेशियम लेवल्स, ये भी हमें लोअर मिलेंगे, वही क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी एक्सेस है। ल्यूकोसाइड पे हमें पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा ल्यूकोसाइड काउंट में, ठीक है, ल्यूकोसाइड पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस विथ लिम्फोपीनिया। इसके अलावा जो यूजिनोफिल काउंट है ये हमें लो मिलेगा। बाकी हम 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल एक्सक्रीशन करेंगे, ये वैल्यू भी हमें रेज्ड मिलती है, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल एक्सक्रीशन, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी भी होगी। रेडियोलॉजिक इमेजिंग MRI वगैरह परफॉर्म करेंगे ताकि हम पिट्यूटरी या एड्रीनल या एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर है उसको इमेजिंग के ज़रिए लोकलाइज़ करेंगे, देखेंगे कहाँ पे। रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्टडीज़ जो है एड्रीनल्स की कॉम्प्लेक्स केसेस में की जाती हैं, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्टडीज़। दैट्स इट, ये होगी इसकी कुशिंग की डायग्नोसिस, ठीक है। हम प्लाज्मा में कोर्टिसोल के लेवल देख रहे हैं, सीरम ACTH लेवल देखेंगे, उस हिसाब से हम डायग्नोस करेंगे। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है, सीरम क्लोराइड पोटेशियम ल्यूकोसाइड काउंट देखेंगे, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल देखा जाता है, और इमेजिंग। मैनेजमेंट क्या है, जो हाइपर कोर्टिसोलिज्म की वजह है उसको ही रिमूव करेंगे, यही इसमें मेन ट्रीटमेंट है। सारे जो केसेस है याद रखें प्राइमरी एड्रीनल हाइपर फंक्शन के, वो ट्यूमर की वजह से होता है। सर्जिकल रिमूवल इज़ इंडिकेटेड इफ़ पॉसिबल, ठीक है। प्राइमरी जो एड्रीनल हाइपर फंक्शनिंग है उसमें कोई ना कोई प्राइमरी में ट्यूमर ही है, ठीक है, कोई एडिनोमा कार्सिनोमा हो सकता है, तो उसमें हमने सर्जिकल रिमूवल करना होगा। बाकी जो है पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा अगर है तो वो पिट्यूटरी सर्जरी या रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करेगा। पिट्यूटरी में कुशिंग डिजीज़, इन पिट्यूटरी जो कुशिंग डिजीज़ है उसमें मेडिकेशन जैसे सिप्रोहेप्टाडीन, ब्रोमोक्रिप्टीन, ये भी इफ़ेक्टिव होती हैं, ACTH के लेवल को लोअर करेंगी। अगर पिट्यूटरी में मसला है तो अभी ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह देंगे ताकि ACTH ही लो हो। एड्रीनल एडिनोमा के केस में हमने एडिनोमा है तो एड्रीनलेक्टमी ही कर देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। और अगर हाइपरप्लेजिया है तो उसमें हम पार्शियल एड्रीनलेक्टमी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोग्नोसिस की बात करूँ तो अंडरलाइन कॉज के हिसाब से होगी, उस पर डिपेंड करती है। एड्रीनल या पिट्यूटरी अगर एडिनोमा है पेशेंट को तो उनकी अच्छी प्रोग्नोसिस है अगर हम उसको सर्जिकली रिसेक्ट कर दें, लेकिन अगर एड्रीनल या एक्टोपिक ACTH प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा है तो उनमें पुअर प्रोग्नोसिस होती है। दैट्स इट, तो कंप्लीट हुआ है टॉपिक कुशिंग सिंड्रोम।